हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है 100% फ्री, यानी कि कभी भी किसी भी वीडियो के लिए आपसे कोई भी पेमेंट की मांग नहीं करी जाती है। आप यहाँ जितने भी वीडियो जब चाहें जितनी बार देखना चाहें टोटली फ्री है, और साथ ही कंटेंट भी उम्दा क्वालिटी का रहता है। तो हमारे साथ हमेशा आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में जो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं, ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। उसका गद्य खंड का अध्याय है 5, पर्वत प्रदेश में पावस। ये एक कविता है जिसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। इस कविता में हमने देखा था कि पहाड़ों पर जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरीके से पल पल परिदृश्य चेंज होते हैं, बहुत ही जल्दी परिवर्तित होते हैं ये परिदृश्य। और इसका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण, क्योंकि इस कविता में हमने मानवीयकरण अलंकार का बहुत ही ये ज़्यादा उपयोग देखा है। कैसे उन्होंने, जैसे पर्वतों की आंखें निकल आई, फूल खिले हैं तो उन्हें आंखें बता दिया, तो आंखें जो हैं वो मानवीय के हिसाब से होती हैं। आप उच्चाकांक्षाएं पेड़ों की हैं, वो भी मानवीयकरण है। तो बहुत हद तक हमने यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार इस कविता में देखा था। तो इस जो कविता को हम आज आपके लिए लाए हैं, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन सभी कुछ कर चुके हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है एमसीक्यूज, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी तैयार करने हैं। तो इसलिए हर चैप्टर का हम आपके लिए अलग अलग लेकर आ रहे हैं। अब ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कविताओं में पद्यांश आधारित रहता है, और आपके जो गद्य खंड में है वो गद्यांश आधारित रहता है, और उसके अलावा जो है वो संपूर्ण पाठ आधारित भी रहता है। तो दोनों ही तरह के, मतलब कि जैसे ये कविता है तो ये पद्यांश आधारित भी होगा, और संपूर्ण पाठ आधारित भी हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो साथ साथ करते हैं। कविता पढ़ी हुई है तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है काव्यांश या पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले जो कविता का एक अंश दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो क्या दिया है? गिरी का गौरव गाकर झरझर, मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं के तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंताएं। तो किस तरीके से बताया है कि कितना सुंदर चित्रण है कि झरने जो हैं वो पहाड़ों से झर रहे हैं, और वो कैसे लग रहे हैं? जैसे मोतियों की लड़ियां हो, क्योंकि जब झरना निकलता है तो कैसा होता है? सफेद सफेद लगता है ना, झाग सा। तो उन्होंने बोला है कि वो जो है गिरी क्या है दिया है? गिरी का गौरव गाकर, मतलब वो झरने जब गिर रहे हैं तो किसका गौरव गा रहे हैं? पर्वतों का गौरव का जैसे गुणगान कर रहे हैं, और वो उनकी आवाज हमारे नस नस में उत्तेजना को प्रवाहित कर रही है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर, और जो सफेद सफेद गिर रहे हैं वो कैसे गिर रहे हैं? जैसे मोतियों की लड़े हो। झरते हैं झाग भरे निर्जर, और गिरते कैसे होता है? उसमें झाग हो जाता ना, फेन हो जाता सफेद सफेद, तो वो झाग जो है वो पैदा कर रहे हैं झरने। गिरिवर के उर में उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरुवर। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ जो है वो पर्वतों के ऊपर खिले। अब पर्वत तो ऐसे ही ऊंचे होते हैं, उसके ऊपर भी पेड़ खिल जाते, जैसे लगता है पेड़ जो है वो अपनी उच्च कांक्षाएं लेकर पर्वत को भी भेज देना चाहते हैं, और ये जो उच्च कांक्षाएं हैं उनकी वो अटल हैं, और उनको लिए हुए वो खड़े हैं। अब इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का क्या नाम है? अब देखिए क्या होता है, हम अभी तो चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये चैप्टर है, ये कवि हैं, हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो वो पूरे में से कहीं से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए कविता का पढ़ना जरूरी है। कौन सी कविता है ये जानना जरूरी है, इसके कवि कौन है ये जानना जरूरी है। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपका कविता को पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरी पूरी कविताएं अच्छे से पढ़िए। अब क्या दिया है? पहला है मीरा के पद हैं, फिर सुमित्रानंदन पंत पर्वत प्रदेश में पावस, मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता, कैफी आजमी कर चले हम फिदा। तो ये कौन सा हमारा चैप्टर है? ये है सुमित्रानंदन पंत पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में बहते झरनों की आवाज किसका गुणगान करती प्रतीत होती है? समुद्र का, नदियों का, पर्वतों का, या ईश्वर का? तो किसका गुणगान कर रही है? वे पर्वतों का गुणगान कर रही हैं।
पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में क्या छिपा हुआ है? उन जो पेड़ उगे हुए पहाड़ों के ऊपर, उनके मन में क्या छिपा हुआ है? एकांत का भाव, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, मोती की लड़ियां, भय और आतंक के भाव। तो क्या था? उच्चाकांक्षाएं, यानी कि ऊंची ऊंची आकांक्षाएं। वृक्षों द्वारा शांत आकाश को बिना पलक झपकाए देखने पर कवि को वो क्या लगता है? क्या है? वृक्षों द्वारा शांत आकाश को बिना पलक झपकाए, वो बिना पलक झपकाए जो पेड़ हैं वो आकाश को देख रहे हैं, तो उन्हें क्या लगता है देखकर? जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं, जैसे वे आकाश को हराना चाहते हों, जैसे वे आकाश से युद्ध करना चाहते हों, जैसे वे अपने क्रोध को प्रकट करना चाहते हों। तो क्या लग रहा है कवि को देखकर? पेड़ जो अपलक आकाश की तरफ देख रहे हैं, वो लग रहा है जैसे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं कि आकाश में क्या क्या चलता रहता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पद्यांश में। देखिए, खाली एक पूरी कविता में कहीं से पूछा जा सकता है, तो पूरी कोशिश हमने करी है कि पूरी कविता हम आपकी तरह आपके पास लेकर आए। अब आगे क्या है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो अब क्या है? पर्वतों के ऊपर बहुत सारे फूल खिले, तो पर्वत ने उन फूलों को क्या, लेखक ने हमारे उन फूलों को क्या बताया? जैसे कि पहाड़ों की सहस्त्र दृग, यानी कि जो है हजारों आंखें निकल आई हो। क्या है? मेखलाकार पर्वत, यानी कि घुमावदार पर्वत है। जैसे कमर होती है, गोलाकार होती है ना कमर, तो वही बताइए, मेखलाकार जो है वो पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दग सुमन फाड़, यानी कि अपने सुमन रूपी आंखों को फाड़ कर देख रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार, पूरे जग को अवलोक रहा, देख रहा है। नीचे जल में, अब पर्वत क्या है? नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला विशाल। तो अब क्या कह रहा है? ये जो विशाल पर्वत है, इसके चरणों में जो है बहुत बड़ा सा तालाब है, और इस तालाब को उन्होंने क्या, किसकी संज्ञा दी है? दर्पण की, क्योंकि दर्पण जब तालाब का पानी स्वच्छ होता है, शांत होता है, तो उसमें पूरी तस्वीर दिखती है। तो वही उन्होंने बताया कि वो पूरी अपने आप को निहार रहा है, ये महाकार अर्थात पर्वत। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है? धरती के समान गोल, चांद के समान गोल, करधनी के समान गोल, वृत्त के समान गोल। तो मेखलाकार का अर्थ होता है करधनी के समान, यानी कि कमर में करधनी बांधी जाती है ना, कैसी होती? कमर में करधनी बनती है, तो उसी के समान गोल। मेखलाकार शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? आखिर क्यों किया है उन्होंने? सुंदरता दिखाने के लिए, विशालता दिखाने के लिए, पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए, सुंदरता की विशालता दिखाने के लिए। तो उन्होंने क्यों मेखलाकार शब्द का इस्तेमाल किया है? पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए, कि मतलब इतना महान है मगर सुंदर है। सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्र दृग सुमन, सहस्त्र मतलब हजारों, दृग मतलब आपके जो है आंसू, और सुमन मतलब फूल। तो इसका क्या मतलब है? हजारों फूल, हजारों पुष्प रूपी आंखें, अनेक फूल एवं आंखें। तो यहाँ पे तात्पर्य क्या है? हजारों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? दर्पण, सरोवर, जल या अमृत? तो उन्होंने तालाब की किसके साथ दिखाई थी? दर्पण के समान दिखाई थी। नेक्स्ट आते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, अपार पारद के पर, रव रेश रह गए निर्जन, है टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सभ्यशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, लो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब क्या हुआ? जब वर्षा ऋतु होती है तो आपने देखा, अगर पहाड़ों को देखा है तो आपने देखा होगा उस पे बादल आ जाते हैं, ठीक है ना, जो लो क्लाउडिंग होती है ना, वो क्या होता है, उन पे बादल आ जाते हैं। तो क्या उन्होंने बोला? उड़ गया अचानक लो भूधर, अपार पारद के पार, मतलब बादल आने से क्या हुआ? पहाड़ गायब हो गया। तो उन्होंने कहा लो अचानक ये पहाड़ कहीं उड़ गया बादलों के पार।
रव रे शेष रह गए निर्जर। रव मतलब सिर्फ जो झरनों के गिरने की आवाज थी वो सिर्फ शेष रह गई है, अब दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही है। टूट पड़ा भू पर अंबर, और धरा पे धरती पर जो है वो अंबर टूट पड़ा है क्योंकि बादल आ गए हैं इसलिए। धस गए धरा में सभ्य शाल, और जो शाल के पेड़ थे वो क्या हुए, सब धरा में धस गए क्योंकि बादल आ गया, तो अब वो खड़े खड़े हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, अब वो जो तालाब था उस पे भी बादल आए, तो जैसे लग रहा है क्या, जो तालाब है उसमें वो जल रहा है और उसकी वजह से वहां पर धुआं उठ रहा है। यही दिया है ना, लो जलद क्या है, उठ रहा धुआं जल गया ताल, अर्थात जैसे लग रहा है कि तालाब जल रहा है और उससे धुआं उठ रहा है क्योंकि उसके ऊपर बादल आ गए हैं। फिर लो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं, भगवान इंद्र। तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान इंद्र जो हैं वो अपने बादलों रूपी यान पर बैठकर खेल खेल रहे हैं। तो ये हमारी कविता थी। अब इस पर आधारित क्या है आपके प्रश्न, किसके कारण पर्वतों पर विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं, किसके कारण दिखाई दे रहे हैं, इंद्र के विमान रूपी बादल के कारण, सफेद हंस के कारण, गहन अंधकार के कारण, अग्नि के कारण। तो किसके कारण इस पद्यांश में हुआ है, वो है आपका इंद्र के विमान रूपी बादल, क्योंकि यहाँ पर बादलों को क्या किसका विमान बोला गया है, भगवान इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पर्वत झरने शाल के वृक्ष आदि के दिखाई न देने का क्या कारण है, क्यों ये सब नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ था, मूसलाधार वर्षा के होने के कारण, बादल के छा जाने के कारण, चारों ओर धुआं ही धुआं होना, या उपरोक्त सभी। तो क्या कारण था नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बादल छा गए थे इसलिए सभी गायब हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने तालाब के जल से उठने वाले धुएं को किसके समान बताया है, सफेद हंस के समान, अग्नि के समान, का और खा दोनों, या गहन अंधकार। तो वो जो धुआं उठा है वो किसके कारण हुआ है, वो अग्नि के कारण हो रहा है, तो इसको कैसे बताया, अग्नि के। नेक्स्ट है, रव रेश रह गए निर्झर पंक्ति से क्या आश्रय, ये पंक्ति का क्या तात्पर्य है, अंधकार छा जाने के कारण कुछ नहीं दिखाई देता, केवल झरने की आवाज सुनाई देती है। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण झरनों के दृश्य के माध्यम से किया गया है, झरने बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अंधकार में झरनों का दृश्य मनोरम दिखाई देता है। तो क्या कारण हुआ था, बादल छाने से जो अंधकार हुआ था उसके कारण से जो है बादल आपके पहाड़ और झरने दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ क्या है उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब नेक्स्ट हमारे पास में पद्यांश है क्या, गिरी का गौरव गाकर झरझर मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। है गिरिवर के उर में उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ में अनिमेष अटल कुछ चिता पर। तो यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य, देखिए ये वाला पूरा पद्यांश अभी हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे क्या है क्वेश्चन अलग आएंगे। तो चलिए देखें इसको। उच्च कांक्षाओं से तरुवर में कौन सा अलंकार है, कौन सा आपका अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब आप देखेंगे उच्च आकांक्षाओं से तरुवर में, तो इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा है उपमा अलंकार। हमने क्या बताया था, जहां पर तुलना करी जा रही हो और सास ही से सम सरिस जैसे शब्द हो वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर तरुओं का खड़ा होना उनकी उच्च कांक्षाओं को दर्शा रहा है, पेड़ों का सीधा खड़ा होना, और साथ में से शब्द लगा, इससे यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। पर्वत से बहने वाले झरनों की आवाज सुनकर कवि को कैसा लग रहा है, पर मानो वे पर्वत का गुणगान कर रहे हों, मानो वो अपनी सुंदरता का गुणगान कर रहे हों, मानो वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हों, मानो उनके समान कोई दूसरा ना हो। तो क्या लग रहा है उनको, मानो वे पर्वत का गुणगान कर रहे हों। पद्यांश के अनुसार झरनों की आवाज का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब वो झरने की आवाज सुन रहे हैं तो कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वे कवि को नीरस बनाते हैं, वे कवि में नया जोश भरते हैं, वे कवि का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, वे कवि को निराशा प्रदान कर रहे हैं। तो सही क्या है, वो कवि के मन में नया जोश भरते हैं।
पेड़ शांत आकाश को किस प्रकार निहार रहे हैं। खड़े खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो उन्होंने कवि ने बोला ना कि वो आकाश को निहार रहे हैं। ऊंचा उठकर, बिना पलक झपकाए, प्रसन्न भाव से या निराशपूर्ण भाव से। तो सही क्या है आपका, बिना पलक झपकाए। अपलक दिया है ना, तो क्या है, बिना पलक झपकाए। अब हमारे पास पांचवा हमारा पद्यांश है, क्या, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुबन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, उसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पे देखिए, आधा तो हम अभी आपको समझा चुके हैं, उसके ऊपर की जो दो लाइनें क्या है, वर्षा ऋतु थी और जो पहाड़ों का प्रदेश है वहां पर प्राकृतिक जो दृश्य है वो पल पल बदल रहा है। मतलब आप ये बोलिए कि हर मिनट में वहां का जो दृश्य है वो बदलता चला जा रहा है। अब इस पद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है, इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु या वर्षा ऋतु। तो कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है, वर्षा ऋतु का। प्रकृति अपना वेश पल पल क्यों बदल रही है, गर्मी के कारण, सूरज के कारण, आकाश में छाए बादलों के कारण, पर्वतों के कारण। तो क्या है, कैसे बदल रही है वो, आकाश में छाए बादलों के कारण। पर्वत दूर से देखने पर कैसे लग रहे हैं, धनुषाकार, मेखलाकार, वृत्ताकार, आयताकार। तो कैसे लग रहे थे वो, मेखलाकार लग रहे थे। पर्वत अपनी कैसी आंखों से जल में अपने रूप को निहार रहा है। कैसी आंखें हैं, जिनको बताया गया है कि वो अपनी आंखों से अपने ही रूप को तालाब रूपी दर्पण में निहार रहे हैं। काजल लगी आंखों से, नीली नीली आंखों से, फूल रूपी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से। तो पर्वत की आंखें कैसी निकली थी, वो निकली थी फूलों से। सहस्त्र द्रग सुमन, तो वो अपनी फूल रूपी आंखों से अपने आप को निहार रहे थे। दर्पण सा फैला विशाल, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अब देखिए, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दर्पण सा फैला विशाल, तो कैसा है, तालाब जो है वो दर्पण के समान विशाल फैला हुआ है। तो फिर से यहाँ पर तुलना हुई है, सा सी से सम सदृश शब्द यानी कि सा लगा हुआ है, तो यहाँ सीधे है क्या, उपमा अलंकार। अब हम आते हैं, यहां तक हमने देख लिया पद्यांश आधारित प्रश्न। अब हमारे पास संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि पूरा जो कविता है उसमें कहीं से इवन आपके कवि भी पूछे जा सकते हैं, उनकी भाषा शैली भी पूछी जा सकती है। तो क्या दिया है, आकाश कैसा लग रहा है, स्वच्छ, धुंध भरा, शांत या अशांत। तो आकाश कैसा लग रहा है, शांत है। पंथ जी की मुख्य कृतियों के नाम बताइए। अब जैसे हमने बताया सुमित्रा नंदन पंथ हैं, तो कवि से रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे। तो क्या है, इनकी मुख्य कृतियां क्या हैं, वीणा पल्लव, युगवाणी ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन और सभी। तो यहाँ पर जो ये सभी उनकी ही रचनाएं हैं। भूधर कहाँ उड़ गया, आकाश में पर्वतों के पार, वे भूधर नहीं बादल थे या वृक्षों के बीच। तो क्या है, आपका भूधर कहाँ उड़ गए, भूधर नहीं वे बादल थे। भूधर तो कहीं उड़ ही नहीं सकता, तो लॉजिक क्या था, वो भूधर नहीं बादल थे, वो उड़े कहीं नहीं। नेक्स्ट है, वर्षा समाप्त होने पर किसका शोर शेष रह गया है, बादलों का, झरनों का, पंछियों का या हवा का। तो सही क्या है, सिर्फ किसका शोर शांत रह गया है, झरनों का। शाल के पेड़ कहाँ गए, धुंध में छिप गए, उखड़कर जमीन में गिर गए, ऊंचे उठ गए, सोच में पड़ गए। तो क्या था, कहाँ चले गए शाल के पेड़, वे धुंध में छिप गए, अर्थात बादल आए ना उसमें वो छिप गए थे। उठ रहा धुआं जल गया ताल, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि पानी में आग लग गई है थी, धुंध के कारण ऐसा लग रहा था। झरने का पानी तालाब में गिरने से कोहरा उत्पन्न था जो धुएं के समान लग रहा था, पानी गर्म था। तो सही कारण क्या था आपका, जो है उठ रहा धुआं जल गया ताल। तो इससे क्यों है, क्योंकि जो पानी गिर रहा था उससे झाग उत्पन्न, धुआं हो रहा था, इसलिए ऐसा बोला गया है। यो जलद यान में विचर विचर, यहाँ कौन सा अलंकार है, क्या है, यो जलद यान में विचर विचर, ये इस पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या मानवीयकरण। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार। किसमें आ रहा है? जलद यान। इन दोनों में क्या किया गया है? जो है भिन्नता को मिटाकर एकता ला दी गई है। इसलिए जलद मतलब आपके बादल, यान मतलब जो कोई वाहन, तो इस दोनों को आपस में मिला दिया गया है। जादू के खेल कौन खेल रहा था? अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता या इंद्र देवता? तो कौन खेल रहा था? इंद्र देवता। पर्वत की आंखें किसे कहा गया है? पर्वत की चोटी को पर्वत की आंखें कहा गया है। पर्वत पर उगे पौधों को पर्वत की आंखें कहा गया है। पर्वत पर खिले हजारों फूलों को पर्वत की आंखें कहा गया है। पर्वत के पत्थरों को पर्वत की आंखें कहा गया है। तो किसको आंखें बोला गया है? पर्वत पर खिले हजारों फूलों को पर्वत की आंखें कहा गया है। कौन कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है? पर्वत, बादल, प्रकृति या वृक्ष? किसने अपना बदला है? वो है प्रकृति। वो अपना वेश पल पल बदल रही है। सहस्त्रदग सुमन फाड़, पंक्ति में निहित अलंकार। सहस्त्रदग सुमन फाड़, तो यहां पर आप देख रहे हो हजारों आंखें। किसकी? हजारों आंखें रूपी जो सुमन है अर्थात फूल है, वो आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। तो इसमें कौन सा है? उपमा एवं रूपक, रूपक एवं मानवीकरण, श्लेष एवं यमक, यमक एवं रूपक। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका रूपक और मानवीकरण। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो मानवीकरण है, क्योंकि फूल आंखें फाड़ कर नहीं देखते। आंखें किसकी होती हैं? मनुष्य की। अब इससे मानवीकरण हुआ है। रूपक किसमें दिया है? सहस्त्र, द्रग और सुमन में जो है, द्रग और सुमन, आंखें और फूल में आपका रूपक अलंकार है। पर्वत अपना आकार कहाँ देख रहे हैं? दर्पण में, नदी में, समुद्र में, अपने चरणों में बन गए ताल में। तो सही क्या है? अपने चरणों में बन गए ताल में। ताल की तुलना दर्पण से क्यों की गई है? क्योंकि ताल में दर्पण की तरह पर्वत को अपनी छाया दिखाई दे रही है। क्योंकि ताल दर्पण की तरह सुंदर है। क्योंकि ताल का पानी साफ है। क्योंकि ताल में दर्पण की छवि सुंदर लग रही है। तो सही कारण क्या है? क्योंकि ताल में दर्पण के तरह पर्वत को अपनी छवि दिखाई दे रही। मतलब हम अपने आप को किसमें देखते हैं? शीशे में, मिरर में देखते हैं ना। मिरर मतलब दर्पण, और पर्वत के नीचे जो तालाब बना है वो उसमें अपने आप को देख पा रहा है, इसलिए ऐसा बोला गया है। पर्वत के गौरव का गुणगान कौन कर रहा है? पक्षी, झरने, वृक्ष या तालाब? तो कौन कर रहा है गुणगान? वो कर रहे हैं झरने। झरते हुए झरने कैसे लग रहे हैं? फूलों की लड़ियों जैसे, सांप जैसे, पगडंडी जैसे, मोती की लड़ियों जैसे। तो कविता में क्या बताया गया है? वो मोती की लड़ियों के जैसे लग रहे हैं। निर्झरों में क्या चीज भरी हुई है? निर्झर जो है अर्थात झरनों में क्या चीज भरी हुई है? झाग, फूल, पत्ते या टहनियां? तो उसमें क्या भरा है? उसमें भरा है झाग। तरुवर मन में क्या भाव लिए ऊपर उठे हुए? मन में क्या भाव लेकर उठे हुए? उच्च कांक्षाओं का भाव, नफरत का भाव, निराशा का भाव या प्रतिस्पर्धा का भाव? तो पेड़ जो है कैसे खड़े हैं? वो उच्च कांक्षाओं का भाव लेकर खड़े हुए हैं। वृक्ष किसकी ओर देख रहे हैं? ताल की ओर, आकाश की ओर, पर्वत की ओर या झरनों की ओर? तो जो तरुवर अर्थात पेड़ है वो किसकी तरफ देख रहे हैं आप पलक? वो आकाश की ओर देख रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावश के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? अब ये सभी आपको कवि से संबंधित जितनी चीजें, उनकी रचनाएं, जन्म, मृत्यु, ये सभी कुछ आपको उनके जीवन परिचय में मिलेगा, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या दिया है यहाँ पे? 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में 1920 में देहरादून में, 1923 में मंदसौरी में, कोई नहीं। तो सही क्या है इसमें? वो है 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में उनका जन्म यानी सुमित्रानंदन का जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के कविता लिखनी कब शुरू की? अब होता ना हर किसी ने कब लिखी, तो इन्होंने कविता कब लिखनी शुरू करी? बचपन में, विद्यालय में, शहर में, या कोई कभी भी नहीं करी इसमें से? तो सही क्या है? वो छोटे थे तभी उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया था। आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब हमारी ऊंची आकांक्षाएं हैं,
एक्सपेक्टेशन है। अब अगर हम इसे पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? शांत मन और चित्त की एकाग्रता से शांति की, ईश्वर की। तो क्या होगा, हमें करना क्या होगा? किसकी आवश्यकता होती है? वो होता है शांत मन और चित्त की एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन एंड पीस माइंड जो है हमें हमेशा हमारे टारगेट तक पहुंचा देता है। कवि ने इस कविता में कौन सी शैली का प्रयोग किया? ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है? मानवीय, शाब्दिक, संदेशात्मक या चित्रात्मक? तो यहाँ पर जो है वो चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया, मतलब वो अपने शब्दों से हमारे सामने एक चित्र बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? चित्रात्मक शैली। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर आपको बताना है इन सभी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार किस पंक्ति में है? पर्वतों का आंखें फाड़कर देखना, झरनों का गाना, पेड़ों का डर जाना या सभी? तो अब देखिए मानवीकरण अलंकार यानी कि प्राकृतिक, जो आपकी प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें, पहाड़, पर्वत, झरने, पेड़, जितने भी सारी चीजें होती हैं, इन सभी को हम मानवीय गुणों से तुलना करते हैं, तो वहां पर मानवीकरण। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पर्वत प्राकृतिक है, आंखें आपकी क्या है? मानव की होती, तो तुलना हो गई, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। झरनों का गाना, झरना प्राकृतिक है, गाना कौन गाता है? मनुष्य गाता है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। पेड़ों का डर जाना, अब डरना किसका भाव है? मनुष्य का। पेड़ प्राकृतिक है, तो ये हमारा क्या होगा? मानवीकरण। तो यहाँ पर सभी में ही मानवीकरण अलंकार है। जैसा हमने पहले ही बताया था, इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार आपको बहुतायत में देखने को मिलेगा। मंद में नस नस उत्तेजित कर से क्या तात्पर्य है? ये जो लाइन ली गई इसका मतलब क्या है? झरने मस्ती में उत्तेजित होकर गा रहे हूँ, झरनों की नस नस में मस्ती भरी है, इनसे ऊंची ऊंची आवाजों में पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, झरने के स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना व मस्ती भर जाती है। तो सही क्या है इसमें? आपका है ये मंद में नस नस उत्तेजित से तात्पर्य है झरने के स्वर को सुनकर दर्शकों, अर्थात हम भी जब झरनों की आवाज या पानी की आवाज सुनते हैं तो कितनी उत्तेजना होती है, तो नस नस में उत्तेजना और मस्ती भर जाती है। हम तो पानी देख लें बहुत सारा तो हम तभी उत्तेजित हो जाते हैं कि कहीं जैसे आप सी साइड पे चले जाओ, कहीं तालाब पे चले जाओ, झरनों के पास चले, तो पानी देख कर ही मतलब मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। नेक्स्ट है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। तो क्या का आशय स्पष्ट की, जिसका मतलब क्या है लाइन का? श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं, अचानक पर्वत उड़ गया, काले काले बादल बरसने लगे, पर्वत के टूटने को पर्वत का उड़ना कहा गया। तो एक्चुअली जो यहाँ पर कार्य क्या बोला गया है? उड़ गया अचानक लो भूधर, मतलब पहाड़ जो है वो उड़ गया, फड़का पारद अपार पारद के पार, और कहाँ चला गया? वो बादलों के पार चला गया। अब देखिए लॉजिकली पहाड़ उड़ नहीं सकता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो अचानक गायब हुआ है, तो इसका सही क्या होगा कि आपका श्वेत और चमकीले बादल छा गए। पूरे इसका मतलब बताया जा रहा है कि सारे बादल छा गए, इस वजह से पहाड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कवि ने बोला कि पहाड़ उड़ गया है। पंत की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है? हम जो सुमित्रानंद पंत की जो आरंभिक जो उन्होंने शुरुआत में कविताएं लिखी हैं उसमें झलकता क्या है? प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद, प्रकृति सौंदर्य प्रेम। तो उनकी जो आरंभिक जितनी भी कविताएं हम पढ़ेंगे उसमें प्रकृति का जो सुंदरता है वो, और रहस्यवाद मतलब उसके उस सुंदरता के पीछे प्रकृति में क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सभी हमें देखने को मिलता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी किससे जुड़े? अब देखिए कविताएं लिखना एक शौक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इतनी अर्निंग उससे नहीं हो कि आप उसे जो है अपनी कमाई का साधन बना सके और अपनी जीवन यापन कर सके, क्योंकि भाई देखिए जीवन जीना, परिवार, ये सब के लिए, खाने पीने सबके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम जो राइटिंग वाके बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं तो वो उसी को अपना जो है कमाने का जरिया बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है और काम भी करते हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी ने क्या किया? उदय शंकर संस्कृति केंद्र से वो जुड़े रहे, संस्कृति से जुड़े रहे, संस्कृति केंद्र से जुड़े रहे, किससे? तो उन्होंने अपनी जीविका के क्षेत्र में वो किससे जुड़े रहे? वे रहे थे उदय शंकर संस्कृति के केंद्र से जुड़े थे।
अपने किसकी जीविका के क्षेत्र, वहां से उनको अर्निंग होती थी जिससे उनका जीवन यापन होता था। पंत जी को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण से सम्मानित किया? बहुत ही सम्माननीय पुरस्कार है, तो भारत सरकार ने उन्हें कब सम्मानित किया? 1960, 1962, 1963 या 1961? तो उन्हें कब सम्मानित किया गया? उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निराला जी ने पंत जी के बारे में क्या कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आपके किसके पंत जी के बाद सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में क्या कहा है? वह बहुत कमाल व्यक्ति हैं, उनकी कविता की मधुर कोमल उपमा युक्त शैली बहुत ही जबरदस्त है, कविता बहुत कमाल है, उनकी कविता मधुर है। तो उसके लिए क्या बोला था? बोला था कि उनकी कविता में मधुर कोमल और उपमा युक्त शैली बहुत जबरदस्त। हमने भी देखा ना उनमें कितनी उपमा युक्त, किस किस चीज़ों से उन्होंने उपमा करा है प्राकृतिक दृश्य का, तो ये शैली उनकी बहुत अच्छी है। तो ये रहे हमारे इस पाठ यानी कि पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता के एमसीक्यूज। तो इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, हम आपको दोनों ही तरह के हमने एमसीक्यूज करा दिए। तो ये सब जो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर, जितना सब भी कराया ये आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश ऐसे शो होगा, आपको उसे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे क्लासेस आ जाएंगे। अब आपको क्लास 10th क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब ये हम पढ़ कहाँ रहे थे? हम स्पर्श बुक में पढ़ रहे थे। तो अब हमारी स्पर्श बुक आप देखेंगे यहाँ पर है, बस आपको इसे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने स्पर्श की पूरी प्लेलिस्ट होगी। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है क्लिक करिए, उसमें टॉपिक वाइज लेक्चर दिए गए हैं, जो भी टॉपिक आपको समझना है या पढ़ना है आपको सिर्फ उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से चैप्टर को तैयार कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है समझिए, रिवीजन करिए, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। टोटली 100% फ्री, कोई कॉस्ट आपको इसके लिए नहीं देनी है। सिर्फ करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। देखते रहिएगा, आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे। बाय बाय।